हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। पिछले दिन इसी श्रृंखला के 17वें एपिसोड को आप तक पहुंचाया गया और सेट 17 में मौजूद 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखे गए। वहां पर कुछ बातें जो नई थी, जो बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी है, उनके पास उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। जैसे जैसे हम वॉइस के सेशन में आगे बढ़ेंगे वो एक पूरा सेशन और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इस पर सवाल जो है कमेंट के माध्यम से रखा है कि हमने वहां पर फेसिंग कर दिया था, तो फेसिंग करना सही नहीं है। आप सेंटेंस के दूसरे हिस्से के स्ट्रक्चर को देखें। ऐसे हम इस पर विशेष बात करेंगे कमेंट बॉक्स के सेशन में, क्योंकि ये यहां पर शामिल करना इतना जरूरी नहीं था। आपने बना लिया है, जो उसकी बातें हैं वो मैंने आपको समझा दी है, तो हम इसको कमेंट बॉक्स के सेशन में शामिल करेंगे। अगर इस तरह के सवाल और भी आपके मन में हैं तो वो भी आप उसको लिखें, ताकि हम अगले आने वाले कमेंट बॉक्स में सबको एक साथ शामिल कर लें और आपका जवाब आपको मिल जाए। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं सेट 18 के सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और ग्रामेटिकल नॉर्म्स को समझाने के लिए आपके सामने। तो जो बच्चे इस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं, वीडियो यहीं पर पॉज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इस क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। पहले इसे बनाइए, खुद से एक बार प्रयास करना बहुत जरूरी है। एरर स्पॉटिंग मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस से ही इसे जीता जा सकता है, और अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने तो खैर सेट 17 का जो एनालिटिक्स है उसको देख करके मैं काफी शॉक्ड हूं। इसलिए शॉक्ड हूं कि मुझे लगता है कि बच्चों ने शायद ये सोच लिया कि आरआरबी कैंसिल हुई तो अब होनी ही नहीं है एग्जामिनेशन। हड़बड़ाइए नहीं, बहुत जल्द उसका भी डेट आपके सामने होगा, जो नई डेट आएगी, पीओ, क्लर्क, सारी एग्जामिनेशन होगी, टेंशन मत लीजिए। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने साथ क्या कर रहे हैं ये आप सोचिए। ये एक दिन में कभी भी आप हासिल नहीं कर सकते किसी भी भाषा पर महारत, या फिर अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना है तो आपको निरंतर और समय से अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा अगर हम सप्ताह भर का खाना एक बार खा लें तो हम हेल्दी नहीं हो सकते, बीमार पड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सेशन उपलब्ध है ही, कभी देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। बहरहाल ये खुद आप भी सोच सकते हैं, काफी समझदार हैं। मैं एक टॉर्च बियरर के नाते आपके भटकने पर मुझे जैसा महसूस होता है तो मैं आपके सामने ये बात रख देता हूं, ताकि ये सुन करके भी आप जाग जरूर जाएं। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आंसर सेट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 18 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 18 में दिए गए सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको बगल में यहां पर दिखेगा। एक एक करके हम आंसर बताते जाएंगे, साथ ही उसके पीछे कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है वो भी हम यहां पर बताते जाएंगे। आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन है, चूंकि 200 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं, तो आज का जो सवाल है वो है 259वां। देखा जाए, कह रहा है दीज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यहां देखा जाए, लिखा हुआ है दीज फर्म्स विच आर। अब देखिए कि ये जो प्रयोग यहां पर है अनावश्यक, इसकी जरूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दीज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग
सेंटेंस के इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करने के लिए, किसी नाउन के इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करने के लिए उसमें कुछ और जोड़ने के लिए करते हैं। इस तरीके से कि जब हमने यहां पर सीधा सीधा लिखा है दीज फर्म्स, तो यहां विच लिखना बेफालतू है, अनावश्यक है, इसकी कोई यहां पर जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो 59वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हम इसमें से विच को हटा देंगे और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक सेंटेंस मैंने पूरा कर लिया होता, उसमें कोई इंफॉर्मेशन आगे बढ़ानी होती, तब हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते, तब वो सही होता। लेकिन इस तरीके से जो प्रयोग किया गया है ये यहां पर गलत है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 60वां। कह रहा है सच प्रोग्राम्स विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए यहां पर जो भी यूज है विल प्लस V1 है, फिर आगे विल क्रिएट है, वो भी ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्रिएट सही है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो के लिए, वो भी लिखा हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, ये बिल्कुल सही है। इसके हर सेक्शन में ए से लेकर के डी तक जो भी बात लिखी गई है उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही है, इसीलिए इसका जो आंसर है 60 का वो है नो एरर एंड ऑप्शन इज ई। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी समझदारी के हिसाब से ये लगता है कि हर एक नॉर्म्स, जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो कि आपकी जानकारी में है, वो अगर ढंग से फॉलो किया गया है, ठीक ढंग से फॉलो किया गया है, तो आपको ये आदत डालनी चाहिए कि आंसर नो एरर भी हो सकता है। अक्सर बच्चे ये मानकर चलते हैं कि भाई ए से डी तक में ही उनकी शंका बस उतने दूर तक रह जाती है, वो अमूमन सेंटेंस को गलत ही मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलिए 61वां सवाल देखा जाए, और इसमें एक अहम जानकारी है, इस पर बहुत सारा सवाल होता है, तो पहले हम जानकारी को सामने रख देते हैं। सवाल में कह रहा है इंडिया जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन। अब चूंकि यहां पर जो है कंपैरिजन की बात हुई है, ठीक है, तो देखिए हमेशा जो है बराबरी वाले ग्रुप में कंपेयर होता है। जी हां, हमेशा बराबरी वाले ग्रुप में कंपैरिजन किया जाता है। मतलब यह है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से कंपेयर करते हैं, यह हमेशा याद रखिएगा। वी कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, हमेशा से हम कंपेयर करते हैं, कभी भी सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर नहीं करते। जब भी करते हैं सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से करते हैं। जैसे आई एम बेटर देन ही, यहां पर हिम लिखना बिल्कुल गलत है। सिंपल समझिए कि हमने बराबरी के केस में कंपेयर करना है, ये हमेशा से ध्यान रखिएगा। बात यहां पर एक छोटे से की है, लेकिन जब बात आई है तो मैं पूरे कंपैरिजन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहां पर समझा देता हूं। दूसरा है कि हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से। मैंने क्या कहा कि वी कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब है कि हम बराबरी वाले केस की ही जो है तुलना करते हैं। जैसे दे टीच मी बेटर देन हिम। अब यहां पर सही है कि इसमें मी को कंपेयर किया गया है हिम से। जब हम डिग्री चैप्टर लेकर के आएंगे तब इस पर विशेष जो है चर्चा करेंगे, सिर्फ अभी बस इतना आप रूल वाइज ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव से जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। जैसे माय शूज आर बेटर देन योर शूज। यहां पर देखिए माय एंड योर, लेकिन हम लोग अक्सर बोलचाल में बोलते हैं कि मेरी कमीज तुमसे अच्छी है। भाई आप सामने वाला जिससे ये कह रहे हैं वो कमीज नहीं है, आप ये कहेंगे कि मेरी कमीज आपके कमीज से अच्छी है, मेरा जूता आपसे अच्छा है। इस तरीके का प्रयोग करना बहुत ही वाहियात है हिंदी में, और हम तो भाई कुछ भी बोलते हैं, समझ में आना चाहिए।
मैं क्या बताऊं, व्यवहारिकता में क्या बोला जाता है, मेरा चार्जर कहाँ है, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो खैर इस तरह की बातों से बचिए। शब्दों का सही प्रयोग करने से ही आप भाषा ढंग से सीख पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो यहां पर सीधा देखिए कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज। इतनी जानकारी आपके सामने आ गई कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब है कि बराबरी के केस में कंपेयर किया जाता है। अब यहां जो मुझे सूचना बतानी है वो इससे रिलेटेड, ये दोनों तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहां पर ये शूज 2 बार लिखा गया है, तो ऐसे कंपैरिजन के केस में हम जो पॉजेसिव है दोबारा नहीं लिखते हैं। वो ये जो नाउन है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमने यहां पर लिखा है, ठीक है, वो नहीं लिखते हैं। सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं दैट। अगर सिंगुलर का केस है, जैसे अगर यहां रहता कि माई पेन इज बेटर देन योर पेन, तो उस केस में हम लिखते दैट, क्योंकि पेन जो है वो सिंगुलर है। और जब प्लूरल का केस आएगा तब हम उसके केस में प्रयोग करते हैं दोज का। तो इस सेंटेंस को अगर आप इंप्रूव करें तो हो जाएगा माई शूज आर बेटर देन, और ये जो प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ योर्स। रिपीट नहीं करने की वजह से, नाउन हम रिपीट ना करें इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ दैट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ दोज का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर सवाल पर नजर घुमाइए। कह रहा है इंडियाज जीडीपी एंड इट इज सिंगुलर is most likely to grow at 6% higher than that of United States of America। चूंकि चर्चा जीडीपी की हो रही है और जीडीपी जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए दोज का प्रयोग वहां करना गलत है। हम उस दोज को हटाएंगे और उसकी जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। भारत के जीडीपी की तुलना अमेरिका के जीडीपी की से तुलना की गई है एंड जीडीपी इज सिंगुलर, इसलिए दोज कभी नहीं होगा और वहां पर हम दोज हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे और इसीलिए जो 61वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इस सवाल में एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि यहां मैंने कहा कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब यह है कि हमेशा बराबरी के केस में तुलना की जाती है। दैट मींस वी कंपेयर सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव। इन द केस ऑफ पॉजिटिव कंपैरिजन वी डोंट रिपीट नाउन आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव, यूज दैट फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल। मतलब है कि सिंपल सी बात है कि हम दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए और दोज का प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए। इन दिस क्वेश्चन जो कंपेयर किया गया है जीडीपी वो सिंगुलर है और इसीलिए वहां से हम दोज को हटाकर उसे दैट में चेंज करेंगे और तब जाकर के मेरा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 62वां सवाल देखा जाए, कस्टमर्स शुड अवेल ऑफ, और अवेल ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना। कस्टमर्स शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। बिल्कुल यहां पर जो है कस्टमर शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। प्रेपोजिशन जो है बिफोर, उसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी को रखा गया है बिफोर बाइंग अ पॉलिसी, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए 62वें का जो आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो कस्टमर्स है मॉडल वर्ब लगाया है V1 अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज, ऑफर्ड ये जो पहले से है पास्ट पार्टिसिपल ऑफर्ड किया गया है, शुड अवेल द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय जो एन इंश्योरेंस कंपनी जो उसके द्वारा किया गया है, बिफोर बाइंग मतलब किसी पॉलिसी को खरीदने से पहले इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो ऑफर किया गया है कंसल्टिंग सर्विस, उसको आप जो है वो कस्टमर को उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसीलिए जो 62वें का उत्तर है वो है ई, नो एरर। चलिए 63वां सवाल देखा जाए। अब यहां पर देखिए कि इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, इस तरह का सवाल एक जगह पर और मैं बताया हूं जहां से मैंने अनलेस को हटवा करके विदाउट लगवाया था। तो यहां पर कह रहा है इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी डज नॉट हैव एनी चॉइस, और जब एनी चॉइस कोई चॉइस नहीं बचे तो मेरे पास बट
या एक्सेप्ट, इसमें से आप यहां पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनलेस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक कंजंक्शन है, इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होता है। एक कंप्लीट जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ इसको यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करने में अनलेस का प्रयोग करते हैं। आगे कहीं ना कहीं इसकी चर्चा किसी न किसी क्वेश्चन में आएगी, तब अनटिल और अनलेस दोनों को हम डिटेल में बताएंगे, जैसे मैंने अभी वो जो कंपैरिजन वाला बताया। तो इसके लिए परेशान मत होइए, बस यहां पर जो अनलेस का प्रयोग होगा वो इस तरीके से नहीं होगा। अनलेस जब भी आता है उसके साथ एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हमको रखना पड़ता है, तो इसीलिए यहां से अनलेस हटाएंगे और उसकी जगह पर बट या एक्सेप्ट में से कुछ भी एक रख सकते हैं। इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी डज नॉट हैव एनी चॉइस बट टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। और तब जाकर के ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसलिए 63वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहां पर अनलेस क्यों गलत है, ये ध्यान रखिएगा कि अनलेस का प्रयोग जब करते हैं तो उसके बाद एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है, फिर एक वर्ब रखना पड़ता है। चलिए 63वां के बाद ओबीसी पीओ 21/12/2008 64वां सवाल देखते हैं। और ये सवाल, इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि दीज कंपनीज हैव बीन, चूंकि हैव लगा हुआ है दैट मीन्स कंपनीज प्लूरल है मेरा, asked to furnish their financial details, बिल्कुल their financial details and information about, तो इट्स कैसे होगा? शुरू से ही जो सब्जेक्ट मेरा है वो प्लूरल है, उसके साथ वर्ब प्लूरल लगा, एक जगह जो हेल्पर प्रोनाउन यूज हुआ है वो देयर यूज हुआ है, प्लूरल हुआ है, तो आगे जाकर के इट्स कैसे हो जाएगा? जब एक जगह हमने देयर का प्रयोग किया उसी के लिए, तो दोबारा उसके लिए इट्स का प्रयोग करना बिल्कुल अनुचित है। मैंने क्या कहा था कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हेल्पर, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हेल्पर, ये चीज ध्यान रखना है। इसीलिए यहां पर जो इट्स का प्रयोग है वो गलत है, उसे हटा करके हम क्या करेंगे, देयर लिखेंगे, जैसे पीछे लिखा गया है देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। और इसीलिए 64वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा कि यहां सारा जो सब्जेक्ट है मेरा वो प्लूरल है, जो सिनेरियो है वो प्लूरल वाला है, और यहां पर एक और हिंट भी दिया हुआ है कि उससे पहले देयर यूज हुआ है, तो उसी एक सब्जेक्ट के लिए आगे जाकर के इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत है। इसलिए 64वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 65वां सवाल देखा जाए। 65वें में देखिए, भ्रमित नहीं होना है, सवाल में ऐसे ही फंसाता है कि द स्कीम which will be launched during the next 2 years require n। ये लिखा हुआ है सवाल, आपको लगेगा कि मैंने लिखा क्यों। देखिए बच्चे, आपको परेशानी कहां होती है, आपने ये देखा कि दिस स्कीम, आप भटक गए कि ये जो 2 years लिखा हुआ है आप इसके हिसाब से सोच रहे हैं कि यहां तो रिक्वायर ठीक है। नहीं, आप जरा इस सेंटेंस को यहां से हटा दीजिए। ये जो सेंटेंस है ये स्कीम के डिटेल को लिखा है कि जो लॉन्च होगा, विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, आगामी 2 सालों में वो लॉन्च होगा। ये इस स्कीम की इंफॉर्मेशन है, एंड दिस वन इज सिंगुलर। मेरा एक्चुअल सेंटेंस क्या है उसको अगर आप पकड़ेंगे तो वो आपको दिखाई देगा यहां से कि द स्कीम, सही सेंटेंस यहां है, और इस लिहाजन यहां पर होना चाहिए रिक्वायर्स, ये नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, रिक्वायर्स, क्योंकि बात स्कीम की जा रही है। आपको जो ये लाइन यहां पर दिया हुआ है विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, और इसी को पहचानना है। यही एक पैनी नजर अपने अंदर जो है वो जगानी है, वो बनानी है, वो कैपेसिटी लानी है कि आप ये पहचान पाओ कि स्कीम के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, तो स्कीम रिक्वायर्स। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें जो रिक्वायर लिखा हुआ है इसमें एस जोड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा मेरा 65वें का हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, रिक्वायर को रिक्वायर्स करेंगे।
बात समझ में आई कि इस तरीके से अक्सर सवाल आपको देता है और फंसाने की कोशिश करता है। फंसिएगा नहीं, एक्चुअल सब्जेक्ट और उसके वर्ब को पहचानिए। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 66वां। कह रहा है रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। अब यहां पर एक सूचना है, ऑन टाइम एंड इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है डेडलाइन, सीधा समझिए, और इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। ठीक है, इस तरह के समय को यहां पर दर्शाने के लिए आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली एट द प्लान टाइम, एग्जैक्टली एट द प्लान टाइम। और डेडलाइन का मतलब यहां पर इन टाइम का। जब कभी भी कोई प्लान टाइम होता है कि मीटिंग शुरू होनी है ऑन टाइम, खत्म होनी है डेडलाइन होगा। मान लीजिए कि अगली मीटिंग लाइनअप है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेडलाइन, तब इन टाइम। तो यह ध्यान में रखना है कि ऑन टाइम का प्रयोग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और एक फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम जो है उसके लिए यूज होता है, और इसका प्रयोग डेडलाइन के सेंस में यूज होता है। और अब पढ़िए कि रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं, इन टाइम। मतलब डेडलाइन से अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट इन टाइम मतलब है डेडलाइन पर अगर खत्म करने में अनेबल होता है तो उसे जो है नया नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो 66वें का सी हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, द सेंस इज नॉट एग्जैक्ट और फिक्स टाइम। ये एक डेडलाइन की बात कर रहा है कि भाई जो डेडलाइन तय हुई है उससे पहले अगर अनेबल होता है पूरा करने में, तो इसीलिए यहां पर जो है ऑन टाइम को हटा करके हम करेंगे इन टाइम। दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66वें का वो हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, ऑन को हटा करके लगाएंगे इन। चलिए, यह सवाल तो इतनी बार आया है कि मुझे लगता है कि अब किसी भी बच्चे को इस तरह के सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए। 67वां देखा जाए। 67वें सवाल में कह रहा है कि वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज। अब देखिए कि फिर से एंड का प्रयोग, और मैंने क्या कहा है, दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछले दिन भी था क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। यहां पर देखिए कि ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग, नॉट सुपरवाइज। हम क्या करेंगे, एंड के बाद जो सुपरवाइज है उसको हम सेम कैटेगरी में चेंज करेंगे, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, और तब जाकर के ये मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और 67वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ऐसा इसलिए किया है कि जब हम एंड से दो शब्दों को जोड़ते हैं तो दोनों की जो कैटेगरी होती है वो सेम होती है। तो यहां हो जाएगा ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग। बिल्कुल 67वें का हो गया डी। चलिए 68वां सवाल देखा जाए। 68वें सवाल में कह रहा है द गवर्नमेंट हैज साइंड, और हैज के बाद V3 लगता है, बिल्कुल सही है, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। कहीं पर भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट, बिल्कुल कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसीलिए 68वें का जो आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। हम दो चार चीजें चेक करते हैं, गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर हैज, उसके साथ V3 साइंड, आगे जो वर्ब लगाया 2 + V1। ओके, द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए जो 68वें का आंसर है वो है नो एरर। चलिए 69वां देखा जाए। 69, यहां जो ओइंग है, यहां ओइंग का मतलब ओइंग टू, इसका जो सेंस होता है वो होता है ड्यू टू, या कह सकते हैं बिकॉज ऑफ, मतलब इसके सेंस में होता है ओइंग टू। इसके साथ टू लगाते हैं। ओ जब अकेले आता है नॉर्मल वर्ब की तरह प्रयोग होता है तब उसका सेंस ड्यू टू या बिकॉज ऑफ नहीं होता है। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। अब यहां पर कह रहा है कि ओइंग टू द न्यू पॉलिसी, सीधा सा है कि न्यू पॉलिसी की वजह से, है ना, के कारण, ये सेंस यहां पर आता है। एंड दैट्स व्हाई इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा कि ओइंग टू
यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। यहां ओइंग लिखना ऐसे बिल्कुल गलत है। जब इसे हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं ओ, तब वो अलग फॉर्म में इस्तेमाल होता है और यहां पर वो सेंस नहीं है बिल्कुल। ओइंग टू द न्यू पॉलिसी वी फील दैट द टारगेट्स सेट टू दिस ईयर मे नॉट बी अचीव्ड, और यहां पर फिर से पैसिव में है मे नॉट बी अचीव्ड, इसलिए 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हम क्या करेंगे, ओइंग के साथ टू जोड़ेंगे। याद रखेंगे ओइंग टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। चलिए 70वां सवाल देखा जाए। 70। देखिए सिंस का प्रयोग जब कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, इसका जब कंजंक्शन की तरह इसको प्रयोग किया जाता है, तब हम इसके बाद एक सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखा जाता है, और यहां पर जो लिखा हुआ है सिंस द लैक ऑफ, नहीं, यहां पर क्या होगा, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसलिए यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंस वी लैक, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसीलिए जो ए है 70 का वो इसका एरर है। इसमें क्या करेंगे, द लैक हटाएंगे, सिंस वी लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे, और इसीलिए जो 70वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सिंस जब प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा तब हम उसके साथ नाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ हम नाउन यूज करते हैं। चलिए 71 71वां सवाल देखा जाए। इकहत्तरवें सवाल में कह रहा है पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज। इज के साथ जब लगा है तो यूज तो कभी नहीं होगा, आपको पता है। इज के साथ या तो फोर्थ फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। अब हमको यह देखना है कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, पाम ऑयल इज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो जब यूज की बात है तो पाम ऑयल को इंसान यूज करेगा, दैट मीन्स इन दिस केस पाम ऑयल इज ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा कि पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स। तो यहां पर यूज को हम यूज्ड में चेंज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई जो 71वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां पर मैंने क्या चेक किया कि पाम ऑयल अगर सब्जेक्ट है तो यहां पर यूजिंग होता, बट पाम ऑयल यहां पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसे यूज करने वाला कोई और है, इंसान है, डोअर है जो उसको यूज करता है, तो इसीलिए पाम ऑयल इज माई ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, पाम ऑयल इज यूज्ड, जो है कि पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज्ड टू, तब जाकर के ये बिल्कुल सही होगा, और इसीलिए जो 71वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए 72वां सवाल देखा जाए। 72वें सवाल में कह रहा है कि देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज। देखिए ये ध्यान रखिएगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN, ये इसके साथ यूज होता है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसका सेंस होता है नगण्य, ना के बराबर, इसका मतलब होता है कुछ, और इसका मतलब है जो था या है सबका सब। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। आगे इस पर और विशेष जानकारी देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लगे हाथों एक जानकारी और ले लीजिए, लिटिल, a little, the little plus uncountable noun। ठीक है, जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है और वही सेंस इसका है, मतलब इसका है द लिटिल का, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सीधा सा है कि देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, नहीं कंपनीज। दिमाग जगह पे आ गया होगा इसको देख करके, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब नहीं पता हो पॉइंट्स, और इसको फटाक से आप नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन। इसीलिए जो 72वें का आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा यहां पर बी। हम क्या करेंगे, कंपनी को चेंज करेंगे कंपनीज में, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल देखा जाए, और आखिरी सवाल है 73वां। अच्छा पहले सवाल पढ़ लें। कह रहा था डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज, देखिए यहां एक वर्ब है रेज और एक है राइज। ये राइज है इंट्रांजिटिव, ठीक है, और ये है ट्रांजिटिव। दोनों का मतलब बढ़ना, बढ़ाना, ऊपर की तरफ वृद्धि करना, ये सेंस होता है। भाई सीधा समझिए कि जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब ये यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ऐसे लिखना है तब लिखेंगे इसको। सिंपल सा है कि जैसे मोहन रेजेस हिज हैंड, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग डे बाय डे, बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहां ये ध्यान रखिएगा कि वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां सीधी सी बात समझनी है, बहुत माइनर सा अंतर है, दोनों का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना, मतलब वृद्धि करना। बट ध्यान रखिएगा रेज तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट हो, और राइज तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट ना हो। अब यहां देखिए कि यहां पर क्या कह रहा है, रेज टू 6.1%, नहीं, क्या हो जाएगा, राइजन, ठीक है। इसी का तीसरा फॉर्म यूज होगा, इसका प्रयोग करना यहां पर गलत है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 73वें का सी। उम्मीद करता हूं कि इस सेट को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने के लिए मिली। सबसे पहले जो इस सेशन में बात हुई वो बात हुई कि बराबरी के केस में कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव कंपैरिजन की स्थिति में नाउन को रिपीट नहीं करते, सिंगुलर के साथ दैट और प्लूरल के साथ दोज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो दूसरी जानकारी यहां पर आई ऑन टाइम और इन टाइम की, ऑन टाइम इज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, और इन टाइम इज डेडलाइन। उसके बाद जो दूसरी आई ओइंग टू मीन्स ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और सिंस जो है वो जब कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके बाद एक सब्जेक्ट, एक वर्ब होना चाहिए, और फ्यू और फ्यू, द फ्यू, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। और जो आखिरी आया वो है रेज और राइज। रेज ट्रांजिटिव है, जब ऑब्जेक्ट हो तो यूज कीजिए, नहीं हो तो राइज का प्रयोग कीजिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बहुत मजा आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो लोग इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। आपको पता ही है हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया जा रहा है। वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे से डाउनलोड कीजिए, बनाकर तैयार रहिए। अगले दिन जब उस क्रम में वहां पहुंचेंगे तो सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित होंगे। बहरहाल यहां से विदा लेने का समय है। खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।